ये कहानी है जिंता की, जिसकी छोटी बहन सुजुने एक डीमन है। इसी वजह से उनका पिता हमेशा सुजुने को बहुत ही बुरी तरह से पीटता था, लेकिन जिंता अपनी बहन से बेहद प्यार करता था और इसी वजह से वो उसे लेकर घर से भागने का फैसला करता है। पर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वही जिंता, जिसे अपनी बहन से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत थी, उसे मरने के लिए सफर पर निकल पड़ा। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1830 में। हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी ही छोटी बच्ची को बेरहमी से पीट रहा है। वह बच्ची रोते हुए अपने बड़े भाई जिंता से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जिंता भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वह आदमी उस बच्ची को कहीं कैद कर देता है और तभी हमें पता चलता है कि वह आदमी असल में उनका पिता है। अब तेज बारिश के बीच जिंता अपनी बहन से मिलने पहुंचता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है और कुछ देर बाद सुजुने उसे दिखाई देती है। भैया, आप मुझसे दूर रहो, नहीं तो पिताजी आपको भी मारेंगे। शांत हो जाओ, रो मत। अच्छा देखो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। और फिर दोनों भाई बहन उस रात घर से भाग जाते हैं। अब दोस्तों, बरसात, ठंडी हवाएं और अंधेरी रात में दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। रात में ठंड बहुत थी, लेकिन वो खुश थे कि कम से कम वो साथ तो है। पर कुछ देर बाद अचानक सुजुने बेहोश हो जाती है। जिंता भी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और धुंधली आंखों से उसे एक अजीब सा शख्स दिखाई देता है। इसके बाद जब जिंता की आंखें खुलती है तो वह खुद को उस आदमी की पीठ पर देखता है जो उसे और उसकी बहन को लेकर जा रहा था। थोड़ी देर ले जाने के बाद वह आदमी जिंता को जमीन पर उतार देता है और वो कहता है कि अब वो खुद चले। फिर वह दोनों को अपने साथ एक गाँव ले जाता है और अब हमें पता चलता है कि ये गांव ब्लैक स्मिथ का है, जहां सिर्फ तलवार बनाने वाले रहते हैं। जब वे उस आदमी के घर पहुंचते हैं तो उसकी बेटी भागकर अपने पिता से लिपट जाती है। बेटा, अब से ये दोनों भी हमारे परिवार का हिस्सा होंगे। हे सुनो, मेरा नाम शिरायुकी है। अब दोस्तों, जिंता और सुजुने भी अपना नाम बताते हैं, लेकिन सुजुने नोटिस करती है कि शिरायुकी जिंता से कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा रही होती है। अब रात में नींद न आने पर जिंता देखता है कि वह आदमी अपनी तलवार चमका रहा है और असल में वह एक पहरेदार है जो लोगों की रक्षा करता है। अब अगले दिन सुबह शिरायुकी देखती है कि जिंता तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर सभी एक साथ नदी में नहाने जाते हैं। वहीं पर इनकी एक और दोस्त बनती है और इस तरह धीरे धीरे ये सब एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और अब पहले जैसे खुशियाँ फिर से लौट आती है। अब शाम को घर लौटते वक्त इनकी नई दोस्त चितोसे की माँ उसे लेने के लिए आ जाती है, लेकिन जैसे ही शिरायुकी उन्हें देखती है उसकी आंखों में हल्की सी नमी छा जाती है। सुनो, तुम्हारी माँ का नाम योगेसे है ना, और मैं जानता हूँ कि उन्हीं की वजह से हमें इस गांव में रहने की इजाजत मिली है, लेकिन वो कभी घर क्यों नहीं आती? हाँ, वो मेरी माँ ही है, लेकिन वो यूसी की ही में है और जो पुजारिन अग्निदेव की पूजा करती है उन्हें यही कहा जाता है। उन्हें देखने की इजाजत सिर्फ गाँव के मुखिया और मेरे पिता को है, बाकी किसी आम इंसान को उनसे मिलने की अनुमति नहीं होती। मैंने भी अपनी माँ को कई सालों से नहीं देखा। अब दोस्तों, समय तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंता महाशय से तलवारबाजी की ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन महाशय आसानी से उसके वारों से बच जाते हैं और हर बार उसे मात दे देते हैं। मैं तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। ऐसा मत सोचो जिंता, तुम धीरे धीरे और भी बेहतर हो रहे हो। इसके बाद दोस्तों, महाशय अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। शिरायुकी अपने पिता को उनकी तलवार पकड़ा देती है और फिर जिंता के पास आती है। सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हें चीयर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, वो जिंता का सिर सहलाने लगती है। हालांकि असल में शिरायुकी की उम्र जिंता से कम है, लेकिन शिरायुकी खुद को उससे ज्यादा मैच्योर मानती है। तभी वहाँ पर सिजुमे आ जाती है और माहौल यहाँ पर ठंडा हो जाता है। चलो, अब खाने का वक्त हो गया है। और इसके बाद वह और सुजुने दोनों जिंता की ओर अपने हाथ आगे बढ़ाती है। जिंता भी स्माइल करते हुए दोनों का हाथ थाम लेता है। अब दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंता बड़ा हो चुका है। अब वह एक डीमन हंटर है। पुजारी ने उनकी तारीफ कर रही है क्योंकि हाल ही में उसने उस डीमन को मारा था जो गाँव में भेष बदल कर घुस आया था। तभी एक ताऊ कहते हैं, डीमंस की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा होती है, लेकिन अगर कोई डीमन किसी जवान पुजारिन की मांस खा ले तो वो अमर हो जाता है। और इसी वजह से हमारी पिछली पुजारिन योगासे भी एक डीमन का शिकार हो गई और उसे हराने के लिए शिरायुकी के पिता को अपना बलिदान देना पड़ा था। शायद वो डीमन द सेक्रेट स्वॉर्ड या राई हथियाना चाहता था। ये तलवार पीढ़ी दर पीढ़ी यूशी की हिमे को मिलती आई है। कहा जाता है कि ये तलवार इस गाँव की सबसे बेहतरीन स्मिथिंग टेक्निक से बनाई जाती
जाती है और अब शायद डीमंस इसकी ताकत हासिल करना चाहते हैं। तभी गांव का एक आदमी कियोमासा बोलता है, लेकिन इस बार तो वो डीमंस अपने इरादे में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब पुजारिन की रक्षा करने वाले हैं सेंटिनल्स। हालांकि उनमें से एक को तो तलवार चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। असल में दोस्तों ये बंदा जिंता को टॉन्ट मार रहा होता है, लेकिन तभी पुजारिन कहती है इस जगह पर सब बराबर है। और दोस्तों ये पुजारिन और कोई नहीं बल्कि शिरायुकी ही है। अब मीटिंग खत्म होती है और सब लोग चले जाते हैं, बस जिंता रुक जाता है। तभी शिरायुकी अपने पर्दे से बाहर आती है और कहती है, सुनो, तुम्हें मुझे प्रिंसेस बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे नाम से पुकारो। तुम्हारे अलावा अब मुझे मेरे नाम से पुकारने वाला कोई नहीं बचा, शिरायुकी। अब दोस्तों शिरायुकी अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सुनो, आज यहाँ सुजुने भी आई है। अब दोस्तों दोनों प्रिंसेस रूम में झांकते हैं। वहाँ सुजुने सो रही होती है और उसका शरीर अब भी बच्ची जैसा ही है, जरा भी बड़ा नहीं हुआ। मैंने कितनी बार कहा है इसे यहाँ आने से मना किया जाए। सुनो, वो बस तुम्हें देखने आती है, क्योंकि अब तुम डीमन हंटर बन गए हो और घर जाने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए बेचारी टेंशन में होती है। अब दोस्तों सुजुने की आंखें खुलती है और वो स्माइल करते हुए कहती है, वेलकम होम भैया। सुजुने, तुम्हें मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि शाइन में मत आया करो, ये नियम है और तुम्हें इसका पालन करना ही होगा। ठीक है भैया। और फिर दोस्तों इसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है ताकि कोई शख्स उसे देख ना ले। अब उसके जाने के बाद शिरायुकी कहती है, तुम्हारी बहन सच में बहुत प्यारी है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। हाँ, पर कभी कभी बहुत परेशान कर देती है। दोस्तों फिर वही ताऊ आ जाता है और वह प्रिंसेस से किसी प्रपोजल का जिक्र करता है और जिंता को वहाँ से जाने को कहता है। अब जिंता कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन शिरायुकी खुद उसे जाने के लिए कह देती है। सुनो जिंता, तुम इस गांव के रखवाले हो, अपना कर्तव्य तुम कभी भी मत भूलना। इसके बाद दोस्तों हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब शिरायुकी के माता पिता गुजर चुके थे और रात के समय शिरायुकी ने जिंता से कहा था, सुनो, अब मैं ही अगली यूसी की हिमे बनूंगी। माँ के जाने के बाद अब मुझे गांव की जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि हम शायद कभी अब एक दूसरे से मिल ना सके। शिरायुकी, मैं फिर भी तुम तक पहुंचूंगा और चाहे कुछ भी हो तुम्हारे पिता की तरह एक डीमन हंटर बनूंगा। एक डीमन हंटर बनकर मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। अब दोस्तों ये सुनकर शिरायुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दोस्तों हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ जिंता शाइन से निकल चुकी है। लेकिन तभी हम दो डीमंस को देखते हैं जो सुजुने को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। अगली सुबह जिंता और सुजुने उठते हैं। सुजुने बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज दोपहर तक जिंता को शाइन में नहीं जाना है। तभी हम देखते हैं कि सुजुने की एक आंख पूरी तरह से डीमन जैसी है। इसके बावजूद अब उनकी जिंदगी पहले से भी बहुत अच्छी थी। इसी दौरान वहाँ आती है प्रिंसेस शिरायुकी, लेकिन छुपकर, क्योंकि वह जिंता के साथ वक्त बिताना चाहती थी। चलो हम सब साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब दोस्तों तीनों साथ बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। अरे भैया, आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। चुपचाप खाओ इसे, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा। तुम सुजुने को कभी भी थप्पड़ नहीं मार सकते। ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने पर एक भाई को कठोर भी बनना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि जब सुजुने अपना चेहरा सामने करती है तो जिंता चाहकर भी उसे थप्पड़ नहीं मारता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुने बहुत खुश है क्योंकि जिंता को आज पूरा दिन शिरायुकी के साथ बिताने का मौका मिला है और जिंता को खुश देखकर सुजुने और भी खुश हो जाती है। फिर जिंता और शिरायुकी साथ घूमने निकल पड़ते हैं और उन्हें साथ देखकर एक किसान कहता है, हाँ? अरे जिंता किसी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। अब दोस्तों देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ चितोसे उन्हें देखकर कहती है, ये मेरी दोस्त है। इसके बाद दोस्तों वो दोनों ऑर्डर देते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग ये होता है कि चितोसे शिरायुकी को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने उसे कई सालों से देखा ही नहीं था। और तभी चितोसे उनका ऑर्डर लेकर टेबल पर आ जाती है। चितोसे जब अपने ऑर्डर पूरा करके बाहर निकलती है तो वो जिंता के लिए उसकी चाइल्डहुड फेवरेट डिश राइस क्रैकर लेकर आती है। जिंता जब उसे खाता है तो वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अरे ये वाकई में बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों इतना सुनते ही चितोसे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिंता शिरायुकी से कहता है, अब हम पहले जैसे फ्रेंडली नहीं रहे क्योंकि अब मैं ब्लीच सेंटिनल बन चुका हूँ। और फिर दोनों गहरी बातें करने लगते हैं। तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि कोई भी चीज
हमेशा के लिए नहीं होती। उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। काश हम भी अपने माता पिता की तरह उनके नक्शे कदम पर चल पाए। अब दोस्तों शाम ढलने पर दोनों नदी किनारे बैठ जाते हैं और वहाँ पर ठंडी हवा बह रही होती है और आसमान बहुत खूबसूरत होता है। आज का दिन मेरे साथ बिताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया जिंता। मैं चाहती थी कि हम पहले जैसे खुलकर बातें कर पाएं और अब तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर दोस्तों इसके बाद वो थोड़ी देर चुप हो जाती है। सुनो, मैं क्यों मासा से शादी करने वाली हूँ। गांव के चीफ ने कहा है कि डीमंस मुझे मारने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे जल्द ही अपना उत्तराधिकारी पैदा करना होगा। क्यों मासा इस गाँव में जन्मा है और हमारी शादी सबके लिए फायदेमंद होगी। बतौर पुजारन मैं इसे मना नहीं कर सकती, लेकिन बतौर सिरा योगी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मुमकिन हो तो तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होगे। मैंने ईसायुगी की हिमे की हिफाजत करने की कसम खाई थी, सिरायुगी की नहीं। मैंने हर दिन उसके लिए मेहनत की है। अगर आज मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। अब दोस्तों सिरायुगी की आंखें भर जाती है। असल में तुम और मैं एक जैसे हैं। हम हमेशा उसी चीज को प्रायोरिटीज देते हैं जो जरूरी होती है। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग भी गई तो भी शायद कभी तुम्हारी आंखों में न देख पाऊं। इसलिए मैं अपनी जिंदगी एक इसुकी हिमे के तौर पर जीऊंगी, लेकिन मेरा दिल आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़केगा। भाई क्या दिखा रहे हो यार तुम ये सब, ऐसे इमोशनल सीन्स मत डाला करो भाई। अब दोस्तों जिंता उसकी ओर देखता है और वादा करता है कि वो हमेशा उसकी रक्षक बनकर उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों हम सुजुने को बिल्कुल अकेला, तन्हा और खामोश बैठे हुए देखते हैं। इसी बीच साइन में सूचना मिलती है कि जंगल के पास 2 डीमंस टीम देखी गई है और उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी जिंता को दी जाती है। अब जब जिंता निकलने लगता है तो रास्ते में क्यों मासा उसे रोककर कहता है, सुनो तुम्हें पता चल गया ना कि इसुकी हिमे और मैं शादी करने वाले हैं, फिर भी तुम इतना शांत कैसे हो। राजकुमारी की खुशी और इस गाँव की सुख शांति के लिए सच में तुम पागल हो जिंता। शायद हाँ। दूसरी ओर दोस्तों घर में अकेले बैठी सुजुने के पास एक मोहतरमा आती है। वही जिंता जंगल में बढ़ रहा था कि अचानक धुएं से घिरा एक डीमन उस पर हमला करता है। तभी जिंता तलवार से उसकी वार को रोक लेता है और तुरंत पलटकर वार करता है। डीमन का शरीर बेहद मजबूत होता है, जिस वजह से जिंता हल्का घायल हो जाता है, लेकिन वो अगली वार में डीमन का हाथ काट देता है। वाह, मुझे पता था इसमें मजा आएगा। इंसानों की उम्र कम होती है लेकिन उनकी तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। अब बताओ तुमने ये तलवार क्यों उठाई है। अब दोस्तों जिंता तलवार कस के पकड़ लेता है और कहता है, उन लोगों की हिफाजत करने के लिए जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। शायद तुम ये बात कभी समझ न पाओ। दूसरी ओर सुजुमे से वो डीमन कहती है, लगता है तुम अपने भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो और यही प्यार तुम्हें अब तक इंसान बनाए हुए हैं। हाँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। सुनो बच्ची, कोई तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं तुम्हें वो ताकत देने आई हूँ जिससे तुम उसे बचा सको। लेकिन दोस्तों सुजुने डीमन के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर देती है। तभी वो डीमन उसके माथे पर उंगली रखती है और सुजुने को अजीब अजीब से दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। सिरायुकी क्यों मासा के साथ वो सब कुछ करने के लिए अपने कपड़े उतार रही होती है। मैं भविष्य देख सकती हूँ, मैं दूसरों को भी कुछ झलके दिखा सकती हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। ठीक है, तो तुम खुद जाकर देख लो। मेरी बात मानो, तभी तुम अपने भाई को बचा पाओगी। अब दोस्तों सुजुने उसकी भावनाओं में आकर उस डीमन की ओर हाथ आगे बढ़ा देती है और वहीं दूसरी ओर जंगल में लड़ते हुए जिंता का एक वार उसे नदी तक धकेल देता है। तभी डीमन उसके पीछे आ जाता है। अब जिंता उस डीमन से पूछता है, तुम इंसानों को दर्द क्यों देते हो। हम डीमंस अपनी नियति के साथ आते हैं, यही हमारा उद्देश्य है और इंसानों को मारना हमारी फितरत है, वरना हम डीमंस कैसे कहलाएंगे। इसके बाद दोस्तों वो डीमन अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और वो जिंता से लड़ने लग जाता है। अब दोस्तों डीमन की वार से जिंता का एक हाथ कट जाता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है, पर जिंता हिम्मत नहीं हारता। वह टूटी तलवार थामकर उसने अपना पूरा जोर लगा दिया और डीमन की छाती पर वार किया और बहुत खून बहने की वजह से वो डीमन वहीं पर मारा जाता है। अब दोस्तों वो डीमन मरते हुए कहता है, मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। अब से 170 साल बाद शैतानों का देवता यहाँ पर आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। तभी दोस्तों ठीक उसी वक्त जिंता के जहन में सुजुने की तस्वीर चमकती है। मरता हुआ डीमन हंसते हुए कहता है,
इंसान, ये लो तुम्हारे लिए मेरा एक तोहफा। और फिर दोस्तों वो डीमन एक कटा हुआ हाथ जिंता के मुंह पर चिपका देता है, जैसे किसी श्राप या निशानी की तरह। तुम यह तलवार दूसरों की रक्षा के लिए उठाते हो, पर अगर वो तुम्हारे रक्षा के लायक ना हो तो। तभी दोस्तों जिंता बेहोश होकर धरती पर गिर जाता है। दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं कि क्योमासा शिरायुकी के साथ वो सब करना चाहता है। सुनो, इस वक्त ये सबसे सही वक्त है और यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों शिरायुकी रोने लग जाती है और वो जिंता को याद करते हुए अपने कपड़े उतारने लग जाती है। सच में तुम दोनों पागल हो। अब दोस्तों शिरायुकी आगे बढ़ने लग जाती है। अब दोस्तों उनके कुछ करने से पहले ही उनका दरवाजा टूट जाता है और वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और उसके साथ ही सुजुने। वहीं दोस्तों दूसरी ओर हम जिंता को देखते हैं, जहां वो अब होश में आ चुका होता है और वो देखता है कि उसका हाथ अब वापस से जुड़ चुका है। अब जिंता तुरंत वहां से उठकर सुजुने की ओर जाता है, पर तभी जिंता देखता है कि गांव में चारों तरफ आग लगी हुई है। अब यहाँ सुजुने शिरायुकी से पूछती है, मुझे लगा तुम जिंता से बहुत प्यार करती हो, पर तुम्हें तो कोई भी चलेगा। तभी जिंता अपने घर पर पहुँचता है और वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर गाँव में चारों तरफ आग लगी होती है और सब लोग आग बुझाने में लगे होते हैं। वही सुजुमे कहती है, मैंने अपने भाई की खुशी के लिए अपने जज्बात को अपने दिल में दबा कर रखा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, इतना कि तुम अपने भाई के लिए अपने आप को छोटा रखा ताकि तुम हमेशा उसकी छोटी बहन रहो। पर तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। इसे की हिमे होने के नाते मुझे गाँव को बचाना होगा। शिरायुकी, मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ छोड़ना चाहा, पर तुमने ये सिलसिला दिया। तुमने तो मुझे बेवकूफ बना कर रख दिया, पर मैं अब हर चीज का हिसाब लूंगी। इसके बाद दोस्तों वो डीमन सुजुने के कान भरते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना बच्ची कि ये राजकुमारी तुम्हारे भाई को धोखा देकर दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और अब बस तुम अपने भाई को बचा सकती हो इस औरत को मारकर। और दोस्तों ये बात सुनते ही सुजुने की बॉडी से ब्लैक धुएं निकलने लग जाते हैं और दोस्तों वो पल भर में ही एक एडल्ट डीमन बन जाती है। इसके बाद दोस्तों ओमासा शिरायुकी को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाता है, पर तभी सुजुने उसे जोर से एक किक मारती है और कहती है, ये दो औरतों के बीच की लड़ाई है। इसके बाद दोस्तों वो डीमन सुजुने से कहती है, तुम्हें राजकुमारी को उस तलवार से मारना चाहिए जिसकी वो आज से पहले हिफाजत करती आई है, क्योंकि इससे उसकी आत्मा को खुशी मिलेगी। अब दोस्तों वो डीमन क्योमासा को वहाँ से ले जाती है और सुजुने वो तलवार निकालती है। तभी दोस्तों हम जिंता को देखते हैं जो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। अब जैसे ही शिरायुकी उसे देखती है, वो भी दौड़ते हुए जिंता के पास जाती है और फिर दोनों इसके बाद गले लग जाते हैं। पर तभी दोस्तों हम देखते हैं कि शिरायुकी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। पर तभी दोस्तों पीछे से सुजुने आ जाती है, भैया आप ठीक तो हैं? और दोस्तों सुजुने के हाथों में शिरायुकी का सिर था। इसके बाद दोस्तों वो पागलों की तरह शिरायुकी की बॉडी में जोर जोर से तलवार मारने लग जाती है, पर जिंता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी वो अपनी तलवार निकालकर सुजुने पर अटैक करता है। आप मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं? ये मैं हूँ आपकी छोटी बहन। क्या तुम सुजुने हो? पर तुमने शिरायुकी के साथ ऐसा क्यों किया? भैया वो राजकुमारी आपको धोखा दे रही थी, असल में वो किसी और से शादी करने वाली थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पर अब आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, चलिए भैया हम घर चलते हैं। सुजुने, तुमने उन सभी को धोखा दिया है जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया। तुमने शिरायुकी को मार दिया। ये तुमने क्या किया सुजुने? और अब तुम्हें घर जाना है। ये तुम नहीं हो, ये कोई और है। इसके बाद दोस्तों जिंता उस पर अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि उसकी तलवार टूट जाती है, पर इसके बाद उसकी बॉडी में से भी डीमन पावर निकलने लगती है। अब उसका हाथ उसी डीमन की तरह हो जाता है जिससे जिंता ने फाइट की थी। आखिर आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? मैंने तो आपके लिए उसे मारा है, वो असल में आपको धोखा दे रही थी। अपना मुंह बंद रखो। तो आप मुझे बाकियों की तरह छोड़ देंगे? आप भी बाकियों की तरह निकले, आप मेरी दुनिया थे, पर अब आप मुझे मारना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो बिजली की रफ्तार से जिंता पर अटैक करने लग जाती है और फिर अपनी एक हाथ से जिंता के पेट पर अटैक करती है, पर वो अपना हाथ वापस निकाल नहीं पाती। तभी जिंता उस पर एक जोर का अटैक करता है और सुजुने दूर जाकर गिरती है। पर दोस्तों इतनी पावरफुल अटैक से भी सुजुने मरती नहीं है। अब उसे फिर से जिंदा देखकर दोस्तों जिंता फिर से उस पर अटैक करता है, पर अब की बार वो डीमन उसके सामने आ जाती है और उस अटैक को डॉज कर लेती है। ये अटैक दोस्तों इतना पावरफुल था कि अगर ये सुजुने को लगता तो सुजुने वहीं पर मर जाती, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि ये डीमन सामने आ गई। इसके बाद दोस्तों वो डीमन सुजुने को वहाँ से भागने
भागने के लिए कहती है और अब सुजुने वहाँ से चली जाती है। अब जिंता अपने हाथ को उस डीमन के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। अब मैं हर एक चीज से नफरत करने लगी हूँ भैया, और अब मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी। पर भैया, मैं सब कुछ तबाह करने से पहले एक आखिरी बार आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आखिर मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर ही लिया। मैंने भविष्य देखा है, आने वाले टाइम में डीमंस लोगों के लिए बस किस्से और कहानियां बनकर रह जाएंगे और मैं यहाँ अब खुशी खुशी मर सकती हूँ। और दोस्तों, यहीं पर ये डीमन मारी जाती है। तभी दोस्तों अचानक से बारिश होने लगती है और जो गांव में आग लगी थी अब वो बुझने लगती है। अब दोस्तों जिंता शिरायुकी की बॉडी के पास आता है और रोते हुए कहता है, शिरायुकी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया। और फिर इतना कहने के बाद दोस्तों वो जोर जोर से रोने लग जाता है। अब दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं और अब हम देखते हैं कि गाँव में आग की वजह से जो नुकसान हुआ था उसे लोग धीरे धीरे अब ठीक कर रहे हैं। और वहीं हम जिंता को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके अब वापस वहाँ से जा रहा होता है। पर अचानक से वहाँ पर गांव के चीफ आ जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि वो इस गांव को अब छोड़ के जा रहा है ताकि अब वो आने वाले टाइम में शैतानों की देवता को खत्म कर सके। वो डीमन और कोई नहीं दोस्तों बल्कि जिंता की बहन होती है सुजुने, जिसने शिरायुकी को मारा था। उसने जिंता के प्यार को मारा था, इसलिए अब जिंता भी सुजुने को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब दोस्तों ये बात सुनकर गाँव का चीफ जिंता को याराई तलवार देता है ताकि वो डीमन को आसानी से मार सके। और अब दोस्तों इस तलवार का असली मालिक जिंता है और अब पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक अब जिंता के नाम में कांची जोड़ दिया जाएगा, यानी अब उसका नया नाम होगा जिनिया कांची। और दोस्तों अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस तलवार की असली देखरेख करने वाला यूसिकी हिमे का पूरा खानदान अब खत्म हो चुका है और अगर जिंता इसे साथ न ले जाए तो यह तलवार मंदिर में धूल खाते खाते बस एक कहानी बनकर रह जाएगी। इसलिए जिंता इसे लेकर निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों हम गाँव के मुखिया को जिंता के सामने झुकते हुए देखते हैं और वो जिंता से कहता है, मैं जानता था बच्चे कि तुम और राजकुमारी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरा पोता क्योमासा भी राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने अपने पोते की शादी राजकुमारी से करनी चाहिए। अब दोस्तों ये सुनकर जिंता गांव के मुखिया को उठाता है और अब वह निकल जाता है अपने नए सफर पर तभी दोस्तों वहाँ पर चितोसे आ जाती है। जिंता, मेरे नजरों में जैसे तुम पहले थे वैसे तुम आज भी हो, इसलिए प्लीज तुम रुक जाओ, मत जाओ कहीं भी। चितोसे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही लौटकर वापस आऊंगा। और यह कहकर दोस्तों वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब दोस्तों हमें 170 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी अपने हाथ में तलवार लिए मंदिर में आता है और वहाँ की पुजारी मिगो से मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ पर जेंजी नाम का एक आदमी सुगाया जनरल स्टोर में काम कर रहा होता है और वहीं पर हम जिंता को देखते हैं जो एक शख्स के सामने बैठा होता है और वो आदमी जिंता से कहता है, आगे का काम तुम संभाल लो। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों उस आदमी के जाने के बाद जेंजी जिंता को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हे सुनो, मेरा नाम जेंजी है और मैं सुगाया जनरल स्टोर में एक क्लर्क का काम करता हूँ। अब जिंता उसे भी अपना नया नाम बताता है, पर जेंजी बताता है कि उसके बॉस की बेटी नासु की जान खतरे में है क्योंकि एक डीमन बार बार उसके कमरे के बाहर आता है और कहता है मेरी बेटी को लौटा दो। शायद उस डीमन को लगता है कि नासु ही उसकी बेटी है। तभी दोस्तों हम वहाँ पर नासु को देखते हैं। ओह, तो तुम हो मेरे बॉडीगार्ड। अच्छा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब दोस्तों जब जेंजी समझाने की कोशिश करता है तो नासु उसे ताना मारती है। मुझे लगता है कि ये जरूर कोई स्कैमर है, नकली डीमन हंटर, बस ये पैसे ऐंठने आया है। सुन लो, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। और दोस्तों इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों रात हो जाती है और हम नासु को अपने कमरे में बैठे हुए देखते हैं। ए नासु, तुमने अपने बॉडीगार्ड को तो भगा दिया, पर कम से कम मैं तो यहाँ रह सकता हूँ ना, ताकि उस डीमन को तुमसे दूर रख सकूं। पर दोस्तों असल में नासु जानती थी कि लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि सबके लिए डीमंस बस कहानियों की बातें हैं। मैं शायद उनकी असली बेटी नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते। तभी दोस्तों उसके कानों में वही डरावनी आवाज गूंजती है, मेरी बेटी को लौटा दो। और अगले ही पल दोस्तों हम डीमन को देखते हैं। अब
नासु खिड़की से झांकती है और वो देखती है तो वहाँ पर एक डीमन खड़ा होता है। दोस्तों वो डीमन बार बार एक ही वर्ड्स दोहराया जा रहा था, जो कि था मेरी बेटी को लौटा दो। अब दोस्तों यहाँ पर जेंजी की फटकर हाथ में आ जाती है, पर तभी वहाँ पर जिंता आ जाता है। अब वो डीमन जिंता से भी सेम लाइन कहती है, पर जिंता यहाँ पर उस डीमन का एक हाथ काट देता है और वो डीमन वहीं पर खत्म हो जाती है। क्या वो डीमन मर गया? पर दोस्तों जिंता कहता है नहीं, असल में जब डीमंस मरते हैं तो सफेद सी धुंध में गायब हो जाते हैं, मतलब कि ये डीमन अभी तक नहीं मरा और वो वापस जरूर आएगी। अब अगले दिन दोस्तों जेंजी जिंता से कहता है, सुनो अगर डीमन अब भी जिंदा है तो क्या आप आज रात यहाँ फिर से रुक सकते हैं? पहले तुम मुझे नासु के बारे में और बताओ, वो डीमन बार बार मेरी बेटी क्यों कह रही थी? अब दोस्तों यहाँ पर असली स्टोरी सामने आती है। असल में नासु असली में बॉस की बेटी नहीं है, उसे उन्होंने अडॉप्ट किया है। असल में बॉस की बीवी को डीमन ने मार दिया था और उनका बेटा कहीं भाग गया और अब तक नहीं लौटा, यानी बॉस की जिंदगी दुखों से भरी है। अब अगले सीन में दोस्तों हम उन्हें डिनर करते हुए देखते हैं। अच्छा सुनो नासु, जो बॉडीगार्ड मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो कैसा है? इतना भी बुरा नहीं है वो मेरा ख्याल रख सकता है। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया पिताजी आपका। बेटा, हर पिता अपनी संतान की शिद्दत से परवाह करता है। अब दोस्तों अगले सीन में हम नासु को अपने रूम में देखते हैं, तभी डीमन वहाँ फिर से आ जाती है और उस पर हमला करती है। जिंता फिर से उस डीमन की चटनी बनाकर उसे जमीन पर पटक देता है। सुनो जिंता, इसे मार डालो। क्या सच में मैं इसे खत्म कर दूं? सोचो, क्योंकि अगर मैं इसे मार भी दूं तो ये वापस आएगी। अब सारे यहाँ पर दोस्तों चौंक जाते हैं। असल में ये डीमन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे अपने इमोशंस से पैदा हुई है। तभी दोस्तों हमें नासु के बारे में पता चलता है। नासु हमेशा यही चाहती थी कि उसके पिता उसे देखे, उससे बातें करे, उसका ख्याल रखे, लेकिन बाहर से मजबूत दिखने वाले नासु के दिल में हमेशा ये डर बैठा रहता था कि शायद उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। और अब यही इमोशंस डीमन का रूप लेकर उसके सामने खड़ी थी। एक ऐसा डीमन जो सिर्फ नासु को देख रहा था और सिर्फ नासु पर ही ध्यान दे रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नासु, मैं जितनी बार चाहूँ इसे मार सकता हूँ, लेकिन ये बार बार वापस आएगी क्योंकि इसका जन्म तुम्हारे ही इमोशन से हुआ है। तो अब मैं क्या करूँ? बस मुझे कह दो कि इसे खत्म कर दूं। अब दोस्तों नासु कहती है, ये डीमन मैं ही हूँ, यानी मुझे ही मरना होगा। नहीं नासु, आप गलत सोच रही हैं। मैं जानता हूँ बॉस आपको कितना प्यार करते हैं, बस वो अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाते। आप उन्हें सच बताइए, उनसे दिल खोलकर बात कीजिए, वो भी आपसे वैसे ही खुलेंगे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। अब दोस्तों जेंजी की बातों से नासु को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो कांपते हुए कहती है, जिंता, इसे खत्म कर दो। तभी दोस्तों जिंता अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में उस डीमन को चीर डालता है और वो डीमन सफेद धुंध में बदलकर गायब होने लगता है। अब फाइनली दोस्तों नासु अपने नेगेटिव इमोशंस पर जीत हासिल कर ली है और अब से वो चैन की नींद सोएगी। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि बाहर वो डीमन फिर से रीजनरेट हो रहा था और फिर से वहाँ पर डीमन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि थी मेरी बेटी को लौटा दो। ये डीमन सिर्फ नासु की भावनाओं से नहीं बना, इसके पीछे और कोई है। तभी दोस्तों जिंता को एहसास होता है कि यह डीमन जुजो सामा की पत्नी की उस बेटी से जुड़ा है और साथ ही जिंता की अपनी माँ की भावनाओं से भी। अब जिंता को जैसे ही यह सच्चाई पता चलती है, वो डीमन टूटकर बिखरने लगती है। इसके बाद जिंता तलवार उठाकर धीरे से कहता है, हर किसी को वर्तमान में जीना चाहिए, हम खुद को हमेशा अतीत की जंजीरों में कैद नहीं रख सकते, प्लीज अब आराम कीजिए। और अब फाइनली दोस्तों वो डीमन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और हमें पता चलता है कि असल में वो डीमन और कोई नहीं बल्कि वह जिंता की माँ ही थी। अब दोस्तों अगले दिन जिंता के वापस जाने का वक्त आता है। जेंजी जिंता को शुक्रिया कहता है, सुनो जिंता, मैं भी खुद को बदलूंगी, पर मुझे ऐसा करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। नासु, शुक्रिया मत कहो, शायद मैंने भी यहाँ पर अपना पुराना कर्ज चुका दिया है। असल में जब मैं भी छोटा था तो मैं भी उसी चीज को सच मानता था जो मेरे सामने थी, पर कई बार चीजें जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा गहरी होती है और मैं बस उस वक्त ये बात नहीं समझ सका और अपनी हकीकत से भाग गया और मैं यहाँ उसी की भरपाई करना चाहता था। अब दोस्तों नासु को उसकी बातें समझ में नहीं आती और अब जिंता वहाँ से जाने लग जाता है। अब दोस्तों जिंता के वहाँ से जाने के बाद जुजो सामा वहाँ सामने आते हैं।
सुनिए मास्टर, आपको भी उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए था। नहीं, मुझे ऐसा करना जरूरी नहीं लगा। मुझे यकीन था कि वो ये काम कर लेगा। अच्छा, आपको उस पर इतना ज्यादा यकीन क्यों था? तुम पागलों जैसी बातें मत करो। असल में हर पिता को अपने बेटे पर भरोसा होता है। पर दोस्तों, जेंजी को ये बात समझ में नहीं आती। पर दोस्तों, अब हमें पता चल गया है कि जिंता असल में इस महाशय का बेटा है। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यही बंदा कहानी के स्टार्टिंग में सुजुने को पीट रहा होता है। अब जैसे ही वो जाने लगते हैं, नासु उनसे कहती है, क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? क्योंकि जाने से पहले जिंता ने कहा था कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। सुनो बच्ची, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा अपने माता पिता की सारे कर्मों की कर्जा चुका सकता है एक अच्छी जिंदगी जीकर। दूसरी ओर दोस्तों, हम जिंता को देखते हैं जो ऊपर आसमान की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए। क्या शिरायुगी ने सही किया या सुजुने ने? याद रखना, शिरायुगी ने ये सब अपने गाँव के लिए किया और सुजुने ने अपने भाई के लिए। तो कसूर शायद गलतफहमी का भी हो सकता है। पर तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों, स्टोरी आगे बढ़ जाती है और हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ओफू नाम की एक लड़की कांपते हुए जिंता को खाना सर्व कर रही होती है। उसके पिता जो कि रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं, वो जिंता से कहते हैं, बेटा, हाल ही में यहाँ एक सीरियल किलर घूम रहा है। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। महाराज को जल्द ही कुछ करना चाहिए। असल में दोस्तों, ये दुकान सिर्फ 10 दिन पहले ही खुली थी और मालिक को ये जगह बेहद सस्ती में मिल गई थी। अब दोस्तों, फिर से रेस्टोरेंट का मालिक जिंता से कहता है, बच्चे, तुम लगातार यहाँ 5 दिनों से आ रहे हो इस खतरनाक गांव में। यह अजीब है। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा बच्चे, ये खाना तुम्हें कैसा लगा? खाना ना बुरा ना अच्छा। बच्चे, तुम्हारा लहजा काफी कठोर है। लगता है तुम्हारे साथ अतीत में बहुत बुरा हुआ है। सुनो बच्चे, आखिर तुम करते क्या हो? मैं डीमंस को मारता हूँ। अब दोस्तों, उसकी बातें सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है, हमारे गांव में जो सीरियल किलर है वो अजीब तरीके से लोगों को मारता है। लाशों की हालत देखकर लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी डीमन का है। अब दोस्तों, यहाँ पर ओफू डरते हुए कहती है, डीमंस और सीरियल किलर दोनों बहुत डरावने हैं। सर, आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। सुनो बच्ची, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे ऐसा कहो, पर मुझे तो आपके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा नजर आता है। अब दोस्तों, ये बात सुनकर जिंता यहाँ पर चुप हो जाता है। अब दोस्तों, हम अगले सीन में रात को जिंता को पुल पर खड़ा होकर डीमंस का इंतजार करते हुए देखते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब जिंता उस जगह से जाने ही वाला होता है कि अचानक एक औरत की तेज चीख सुनाई देती है और वो फौरन उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। वो वहाँ पहुंचकर देखता है कि कुछ मुर्दों की लाशें बुरी हालत में पड़ी होती है। अब खून से सनी जमीन और टूटी हुई हड्डियां इस बात का सबूत है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी डीमन का काम है। लेकिन दोस्तों, जिंता यहाँ पर हैरान था क्योंकि उसे औरत की चीख सुनाई दी थी, मगर यहाँ पर कोई भी औरत नहीं थी। तभी दोस्तों, उस पर एक तेजी से हमला होता है। इससे पहले कि जिंता को कुछ समझ आता, उस पर एक और हमला हो जाता है। पर दोस्तों, इस बार वो उस हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी दोस्तों, पीछे से फिर से उस पर हमला होता है। अब जिंता समझ जाता है कि ये काम जरूर किसी डीमन का है और फिर वो इसके बाद अपनी डीमन पावर एक्टिवेट करता है। अब इसके बाद जब वो डीमन दोबारा उस पर अटैक करता है तो जिंता उसकी तलवार तोड़कर अपने एक जबरदस्त स्लैश से उसे घायल कर देता है। मेरे सामने आओ डीमन, और मरने से पहले अपना नाम बताओ। तभी दोस्तों, वो डीमन उसके सामने प्रकट होता है। मेरा नाम है मुसुके। अब दोस्तों, जिंता उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है। तभी वो डीमन चिल्लाते हुए कहता है, रुको, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैंने तुम पर हमला इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा तुम वही सीरियल किलर हो। अब दोस्तों, जिंता यहाँ पर हैरान रह जाता है। सीरियल किलर? मुसुके बताता है कि अफवाहें हैं उस सीरियल किलर के बारे में कि वो इंसान नहीं बल्कि डीमन है और जिंता से उसे डीमन की गंध आई, इसलिए उसने उस पर हमला किया। सुनो, पर तुम उस सीरियल किलर को क्यों मारना चाहते हो? अब दोस्तों, मुसुके कहता है, आओ कहीं बैठकर हम बात करते हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि जिंता मुसुके के घर में बैठा होता है। उसका घर बहुत ही छोटा होता है और कमरों में अंधेरा होता है और बहुत ही शांति होती है। तभी मुसुके शराब लेकर आता है और उससे कहता है, ये लो, इसमें जहर नहीं है। मैं इस गांव में इंसानों के बीच इंसान बनकर शांति से रहता हूँ। मैं 100 साल से जिंदा हूँ और मेरे पास अदृश्य होने की ताकत है। हाँ, मैं सुपीरियर डीमन हूँ, लेकिन मैं कोई स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम कोई किलर हो। हाँ, मुझ पर यकीन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
इसके बाद दोस्तों वो बताता है कि इस गांव में जितने लोग गायब हो रहे हैं उतनों की लाशें मिली ही नहीं और जितने मर्द मारे गए वो मौके पर ही पड़े थे, लेकिन औरतें उन्हें अगवा कर लिया गया। अब दोस्तों ये कहते कहते मुत्सुको की आंखें भर जाती है। उसने मेरी बीवी को अगवा किया था, उसका नाम हासु था। वो जानती थी कि मैं डीमन हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे प्यार किया। वो बहुत अच्छी इंसान थी, पर 1 महीने पहले उसे उठा लिया गया और 10 दिन पहले उसकी लाश नदी किनारे मिली। उसके जिस्म पर जुल्म के ऐसे निशान थे कि मैं बता भी नहीं सकता। मेरी बीवी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और अब उस किलर के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगा। सुनो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस डीमन को मैं मारूंगा क्योंकि ये मेरा काम है। सुनो, तुम्हें ढूंढने में मैं मदद करूंगा, लेकिन आखिरी वार उस पर मैं करूंगा। क्या तुम सच में किसी की जान लेने का बोझ अपने ऊपर लेना चाहते हो? हम डीमंस कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी नहीं। अब दोस्तों ये सुनकर जिंता उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि अब दोनों का मकसद एक हो चुका है, उस खतरनाक सीरियल किलर को ढूंढकर खत्म करना। लेकिन सवाल ये है कि जब ये किलर उनके सामने आएगा तो क्या जिंता और मुत्सुको मिलकर उसे रोक पाएंगे या फिर ये खुद उनके शिकार हो जाएंगे? दोस्तों असली सच्चाई का खुलासा तभी होगा जब आप इसका अगला पार्ट देखेंगे। तो अगर आपको जानना है कि इसके अगले पार्ट में क्या होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरे वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि उस पर मैं और भी ज्यादा वर्क कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।